Good morning, students. Good morning, students. Sandeep, Sanjana, good morning, beta. Good morning, beta. Good morning, students. Good morning. Good morning, beta. Good morning, Seema, Nikita, Samir. Good morning, beta. Good morning, Sandeep. Good morning, Sanjana. Very good morning. चलिए तो बेटा आगे बढ़ते हैं हम। हमारा टॉपिक जो चल रहा था बजट का चल रहा था, टाइप्स ऑफ बजट। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे सरप्लस बजट, बैलेंस बजट और डेफिसिट बजट के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद में टाइप्स ऑफ बजट के अंदर हमने जनरल बजट, सप्लीमेंट्री बजट, अकाउंटिंग बजट और परफॉर्मेंस बजट। परफॉर्मेंस बजट यहाँ तक आई थिंक हमने कर लिया था। इज इट क्लियर? क्या सही है? क्या परफॉर्मेंस बजट तक हमने कर लिया था? ओके। तो अब देखिए परफॉर्मेंस बजट जो हमने यहाँ पे देखा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम कोई हो तो वो बच्चा पूछ सकता है बेटा। किसी को भी कोई डाउट हो तो। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा यशराज। वेयर इज गगनदीप? गगनदीप नहीं आई है। और कौन कौन एब्सेंट है वैसे? गगनदीप हो गई एक, तो एक मंथन हो गया, एक दीपक हो गया। तीन बच्चे वो हैं। और कौन है इसके अलावा इको के अंदर? अमनप्रीत थोड़ी है। अमनप्रीत तो गगनदीप होगी ना, गगन। हाँ अभय। अभय ने तो शायद आई थिंक पता नहीं अब क्या कर रहा है वो। एक वो लिए या नहीं लिए, वो है ना आईपी। आईपी में है या फिर इको में, पता नहीं है। अच्छा आईपी में भी आता वो तो? आईपी में भी नहीं आता वो? चलिए कोई बात नहीं। तो चलिए अब हम स्टार्ट तो कर ही चुके हैं, तो मुझे पहले सबसे पहले बताइए कि जो हमने अभी टॉपिक चल रहा है बजट का, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है किसी को? अदरवाइज फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं।
जीरो बेस बजट के बारे में। अगर किसी को कोई डाउट हो किसी भी बजट के बारे में तो वो पूछ सकता है बेटा। चलिए ठीक है, वेरी गुड। सीमा, निकिता, समीर कह रहे हैं कि सर नहीं है। इसके अलावा संजना, संदीप और यशराज। नो सर, वेरी गुड। संदीप एंड यशराज। बिल्कुल नो सर, नो सर। चलिए ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं जीरो बेस बजट के बारे में। तो देखिए जीरो बेस बजट क्या होता है। ऐसा बजट जिस जो कि हम फ्रॉम द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, स्टार्टिंग से। तो वो क्या कहलाता है, जीरो बेस बजट। तो अभी एक बार देखिएगा, इसके अंदर हम पढ़ते हैं, पीटर ए फायर ऑफ अमेरिका इज नोन एज फादर ऑफ जीरो बेस बजटिंग। अमेरिका का एक पीटर ए फायर, ये है फादर ऑफ जीरो बेस बजटिंग। इन्होंने जीरो बेस बजटिंग को इजाद किया था, ठीक है ना। 1979, द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जिमी कार्टर अडॉप्टेड द जीरो बेस बजटिंग। 1979 में अमेरिका के प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने इसको अडॉप्ट किया, ये बताया है स्टार्टिंग में। जीरो बेस बजटिंग क्या है, इज इज बेस्ड ऑन लॉजिकल सिस्टम टू कंट्रोल द एक्सपेंडिचर। मतलब एक्सपेंडिचर को कैसे लॉजिकली कंट्रोल किया जाए, वो सिस्टम क्या है, जीरो बेस बजटिंग। इन दिस सिस्टम ऑल द एक्सपेंसेस in the organization are analyzed and justified starting from the zero। मतलब जितने भी सारे एक्सपेंसेस जो एक ऑर्गेनाइजेशन कर रही है अपने बजट के अंदर, तो यहां पर क्या बोला है इन्होंने कि स्टार्टिंग से उसको क्या करना, एनालाइज करना, फ्रॉम द जीरो, मतलब बिल्कुल जीरो लेवल से क्या क्या एक्सपेंडिचर किया उसको एनालाइज कर लिया। फिर और क्या एक्सपेंडिचर्स हुए उसको भी स्टडी करी, कहाँ कहाँ पर एक्सपेंसेस कम हो सकते हैं वहां पर कम किए। ऐसा नहीं कि पूरा एक्सपेंडिचर करने के बाद में अब यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि क्या क्या कमियां रह गई, ऐसा नहीं। तब करोगे ना तब तो सारी बातें हाथ से निकल चुकी होगी। तो यहाँ पे जीरो बेस बजटिंग के अंदर क्या करा, जब भी कभी कोई एक्सपेंडिचर किया जा रहा है तो उसको फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जीरो से उसको देखते चलो कि यहाँ पर एक्सपेंडिचर इतना नहीं होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए, केवल वहां पे उतना ही किया। यहाँ पर कॉस्ट ज्यादा लग रही है तो ये यहाँ पर ये अडॉप्ट करिए ताकि यहाँ पर कॉस्ट ज्यादा नहीं आएगी। तो मतलब वर्क जो चल रहा है ना, वो एवरी एक्सपेंडिचर पे हो रहा है, हर एक एक्सपेंडिचर पे हो रहा है। द प्रीवियस एक्सपेंडिचर आर नॉट एक्सेप्टेड एज अ लॉजिकल बेस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर। मतलब न्यू एक्सपेंडिचर को प्रीवियस एक्सपेंडिचर को बेस नहीं माना जा रहा था कि भाई पिछले साल भी इतना ही हुआ था तो इस साल भी हो सकता है इतना ही हुआ, नहीं। अब हमने लॉजिकल सिस्टम अपनाया है, तो इस साल हम ये चाहेंगे कि हमारा एक्सपेंडिचर बिल्कुल कम से कम हो, नेग्लिजिबल हो, ठीक है ना। इसीलिए इसको क्या कहा गया, इट इज कॉल्ड सनसेट सिस्टम। सनसेट सिस्टम, इस बिजनेस को क्या कहा गया, मतलब इस बजट को क्या कहा गया, सनसेट सिस्टम, ठीक है ना। सनसेट सिस्टम समझ में आया सभी को। क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक नंबर का, विच बजट इज ऑल्सो नोन एज सनसेट सिस्टम बजट। तो अब आपको यहाँ पे आंसर क्या देना है, जीरो बेस बजट। दो चार क्वेश्चन बन सकते हैं, किसने सबसे पहले इस बजट को स्टार्ट किया था, तो आप बताओगे अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जिमी कार्टर, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, इसको अडॉप्ट किया था। फादर ऑफ जीरो बेस बजटिंग किसको कहा जाता है, मतलब फादर ऑफ बजटिंग कौन से बजट को कहा जाता है, तो आप बोलोगे जीरो बेस बजट को। और कौन से इसके फादर थे नाम बताइए, तो आप क्या बोलोगे, पीटर ए फायर। तो कुछ क्वेश्चन इसके अंदर बन सकते हैं यहाँ पे, ये जीरो बेस बजटिंग क्यों बनाया जाता है, टू कंट्रोल द एक्सपेंडिचर ऑन द लॉजिकल बेस सिस्टम। ये लाइन आपके आनी चाहिए। क्लियर है क्या।
अब हम आगे बढ़ते हैं। आउटकम बजट। आउटकम बजट देखिए, आउटकम बजट के लिए क्या बोला, इन कंपैरिजन टू द जनरल बजट दिस इज डिफिकल्ट प्रोसेस विच लुक विद द रेफरेंस टू द आउटकम ऑफ द फाइनेंशियल प्रोविजन। भाई अगर हम जनरल बजट से कंपैरिजन करें, क्योंकि जनरल बजट क्या पढ़ा था हमने जनरल बजट के बारे में, कि वो एक्सपेंडिचर के ऊपर कंट्रोल करता है बजाय कि ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ हो। सबसे पहले आप क्या करो, अपने एक्सपेंडिचर्स के ऊपर कंट्रोल करो, सेविंग करो। तो उससे अगर हम कंपेयर करें आउटकम बजट को, तो हमें ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आउटकम मतलब ये होता है कि आपका कितना प्रोडक्ट, या जिस पर्टिकुलर बजट के लिए आपने इस बजट को बनाया है, जिस प्रोड्यूस करने के लिए प्रोडक्ट को, तो वो कितना उसका आउटपुट हुआ है। तो द physical goal are so determined for the evaluation of the budget with the objective to examine the quality of implementation of the, so in the outcome budget the sanction fund is available at appropriate place and appropriate quantity for the performance of the function at any level without any obstacle। तो लास्ट के 4 लाइन इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है कि आउटकम बजट क्या है, वो बजट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे जो भी पैसे हैं, जो फंड्स जो हैं, उनको सैंक्शन करवाते हैं एक अप्रोप्रिएट प्लेस पर, कि यहाँ से हमको फंड्स अवेलेबल हो जाएंगे, और जो भी हम कार्य कर रहे हैं उनके अंदर हमें कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी, और हमारे को वो पैसा जो है उसके लिए मिलता रहेगा, और क्वांटिटी हम उसके अंदर मेंटेन करते रहेंगे। अप्रोप्रिएट क्वांटिटी का गुड्स जो है हम प्रोड्यूस करेंगे। तो सिंपल सी बात है, आउटकम बजट के अंदर ज्यादा कुछ है नहीं है। इसमें सिंपल यही करना है कि जो भी फंड्स जो हैं वो हम अवेलेबल करवाते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और ताकि हम क्या कर सकें, अच्छी क्वांटिटी का, अच्छी क्वालिटी का गुड्स जो है वो हम प्रोड्यूस कर सके विदाउट एनी ऑब्स्टेकल। ये है आउटकम बजट। अब हम बात करते हैं जेंडर बजट, जेंडर बजट के बारे में। तो जेंडर बजट के बारे में आप देखिए बेटा, नाम से पता चल रहा है यहाँ पर जेंडर, जेंडर आ रहा है, नाम से पता चल रहा है जेंडर। तो इसका मतलब यहाँ पर हम बात करेंगे विमेन एम्पावरमेंट की, ठीक है ना, नारी शक्ति जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, the provision of definite funds are determined to be allocated for the schemes and project initiated for women welfare and empowerment and development of means of gender budgeting। मतलब आप क्या कर रहे हो, आपका जो खजाना है, सरकार का जो भी खजाना है, टोटल फंड्स अवेलेबल जो भी है सरकार, उसमें से कुछ पार्ट आप अलग से रखोगे फॉर जेंडर बजट के लिए। मतलब नारी शक्ति, नारी को आगे बढ़ाने के लिए, ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए विमेन को, कि हमारे देश के अंदर केवल जेंट्स ही नहीं, मैन ही नहीं, मतलब विमेन भी एक वो शक्ति, वो पावर है जिसके थ्रू हर कोई भी काम वो अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए भी क्या कहा गया है, एक जेंडर बजट तैयार किया गया है कि उनको, विमेन्स को अलग अलग ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना, उनको मोटिवेट करना, उनको जागरूक करना, ठीक है ना, उनको एनकरेज करना, इन सभी चीजों पर क्या किया जाता है, पैसा खर्च किया जाता है। उसके लिए ये बजट बनाया गया है जिसको बोलते हैं अपन जेंडर बजटिंग। तो इट हेल्प्स इन फाइंडिंग सॉल्यूशन टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जो जेंडर्स के अंदर भेदभाव करते हैं ना, कि लड़की कुछ नहीं कर सकती है, लड़का करता है, या तो इस तरीके से, उस चीज के लिए यहाँ पे सरकार ने क्या किया है, जेंडर बजट को तैयार किया है, ताकि हम क्या कर सकें, इनको भी आगे बढ़ाकर और लोगों को बता सकें कि सब व्यक्ति क्या है, बराबर है। तो इन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया there is a great importance of gender budgeting in circumstances where there is a lack of awareness towards right of women। मतलब हमारे जैसे जो इंडिया है, एक डेवलपिंग कंट्री है, इन कंट्रीज के लिए जेंडर बजटिंग बहुत ज्यादा एक अहम भूमिका रोल प्ले करता है। क्योंकि हमारे जैसे देश, जो यहाँ पर इंडिया के अंदर कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर जो वुमेन्स के राइट्स हैं
उनको क्या किया जाता है, वायलेट किया जाता है, उनको नहीं दिए जाते हैं, उनको पढ़ाया नहीं जाता, लैक ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर क्या करके इन बजट के माध्यम से उन वेमेन्स को अपॉर्चुनिटी देके उनको एजुकेट करके और उनको आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक जनरल बजटिंग, जेंडर बजटिंग भी बोलते हैं इसको, जेंडर बजटिंग। तो बोलिए, ये समझ में आया आपको जेंडर बजटिंग? वेरी गुड। आगे चलते हैं, फेडरल स्टेट एंड लोकल बॉडीज बजट। देखिए, फेडरल स्टेट एंड लोकल बॉडीज बजट, तो यहाँ पे क्या है, द फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट बजट आर प्रिपेयर्ड बाय द एग्जीक्यूटिव्स। मतलब गवर्नमेंट के कुछ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बजट को तैयार करते हैं, एंड द एग्जीक्यूटिव गेट्स इज अप्रूव्ड एंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑल्सो रेस्ट अपॉन देम। द बजट ऑफ लोकल बॉडीज इज इंडिपेंडेंट। तो मतलब गवर्नमेंट के कुछ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उन बजट को तैयार करते हैं, और पूरा इम्प्लीमेंटेशन का जो वर्क होता है वो भी किन के हाथ में ही होता है, उन एग्जीक्यूटिव्स के हाथ में ही होता है कि हमको इसको किस तरीके से परफॉर्म करना है, इस वर्क को। तो वो क्या होते हैं, लोकल बॉडीज बजट। लोकल बॉडीज मतलब जो, जैसे कि नगर निगम हो गया, ये क्या है, लोकल बॉडीज है, अथॉरिटीज है। ठीक है, तो इनके लिए कुछ बजट प्रिपेयर किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव प्रिपेयर करते हैं, और वही इसको सुनिश्चित भी करते हैं कि जो हमने बजट बनाया उसको इम्प्लीमेंटेशन भी सही अच्छे से हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, ऑर्डिनरी एंड इमरजेंसी बजट। ऑर्डिनरी और इमरजेंसी बजट के बारे में यदि हम बात करें, तो ऑर्डिनरी बजट जो होता है वो तो क्या होता है, रेगुलर जो एक्टिविटीज होती है उनके लिए बनाया जाता है। परमानेंटली कुछ बजट्स होते हैं ना, तो जो कि हमेशा बनते ही बनते हैं, तो वो तो क्या हो गया, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मतलब रेगुलर बेसिस के ऊपर वो जो बजट है वो बनते रहते हैं। लेकिन इमरजेंसी बजट क्या होते हैं, कोई पर्टिकुलर ऐसी सिचुएशन आ जाए एकदम से, ठीक है ना, इन हैपनिंग हो जाए, तो उस इन हैपनिंग को कैसे रिमूव किया जाए, ठीक है ना, उसके लिए क्या किया जाता है, इमरजेंसी बजट तैयार किया जाता है। ठीक है ना, तो बताइए, समझ में आ रहा है ये? बोलिए, समझ में आया? वेरी गुड। तो ये है आपका इमरजेंसी बजट और ऑर्डिनरी बजट। तो ऑर्डिनरी बजट दोबारा बता देता हूँ, एक पर्टिकुलर रेगुलर बेसिस के ऊपर जो बजट तैयार किए जाते हैं वो तो क्या होते हैं, ऑर्डिनरी बजट। ठीक है ना, और यदि मैं बात करूं जो इमरजेंसी बजट है, तो वो बजट पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए एकदम से बनाए जाते हैं। ठीक है ना, इंस्टेंटली वो बजट ड्रॉन किए जाते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी इसके लिए, वर्क के लिए ये पैसा यहाँ पर करना है। जैसे कभी कोई अटैक हो जाए इंडिया के ऊपर, या कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, नेचुरल डिजास्टर हो जाए, तो वहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, उस पैसे को वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। तो उनके लिए वो बजट तैयार किए जाते हैं, तो वो कौन से होते हैं, इमरजेंसी बजट। चलिए, तो अब यहाँ पर ये चीजें सारे बजट के टाइप्स यहाँ पे खत्म हो चुके हैं कि टाइप्स ऑफ बजट क्या क्या थे। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट की बजट की। तो मैंने डेफिसिट का मतलब क्या बताया था, लॉस।
डेफिसिट का मतलब क्या बताया था मैंने? लॉस। ठीक है ना? तो देखो, बजट डेफिसिट के बारे में यदि मैं पूछूं, देखो एक तो आपने पढ़ा था अभी अभी सरप्लस बजट, एक पढ़ा था बैलेंस बजट, और एक पढ़ा था डेफिसिट बजट, मतलब बजट डेफिसिट। तो उस केस में अगर मैं आपसे पूछूं बजट डेफिसिट को कैसे फाइंड किया जाता है, तो आप बता सकते हो बेटा? संदीप, संजना, सीमा, निकिता, समीर, यशराज, संजना, बजट डेफिसिट, बजट डेफिसिट। बोलिए। पढ़ा था ना आपने पहले, बैलेंस बजट। ठीक है ना? इनकम कम होती है और एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं। सही है, बिल्कुल सही बताया बेटा समीर, निकिता और सीमा। तो इसमें आप देखिएगा कि बजट जो डेफिसिट है उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? व्हेन व्हेन द टोटल एक्सपेंडिचर, व्हेन द टोटल एक्सपेंडिचर is more than the total income। जब आपका टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा किससे? आपकी इनकम से, तो वो डेफिसिट ही कहलाएगा। ठीक है ना? टोटल इनकम। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं, एक वर्ड आ रहा है टोटल। देखो, टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल इनकम। एक मिनट रुकिएगा। देखिए, मैंने अभी अभी आपको क्या कहा? टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल इनकम। देखिए, दिखाई दे रहा है आपको? टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल इनकम, ये क्या कहलाएगा? बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट। समझ में आ रहा है यहाँ पे? बोलिए, देखिए बेटा, टोटल का वर्ड आ रहा है यहाँ पे। क्लियर है क्या? समीर, संजना, निकिता, सीमा। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला था? टोटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं ना, टोटल एक्सपेंडिचर वो दो होते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर,
एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये दो एक्सपेंडिचर होते हैं, रेवेन्यू भी ऐसे ही दो होते हैं। रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, ये दो आपके क्या होते हैं, इनकम होती है। आगे बात समझ में? तो टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर रेवेन्यू और कैपिटल, और टोटल इनकम के अंदर भी रेवेन्यू कैपिटल, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। तो मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, उसका आप जवाब दीजिएगा यदि आप कर सकते हैं तो। देखिए, इसमें एक वर्ड आ रहा है रेवेन्यू डेफिसिट। अभी ऊपर हमने बात करी थी बजट डेफिसिट की, डेफिसिट बजट की। तो अब तो आपने टोटल वर्ड यूज में लिया, टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन टोटल इनकम। अब मैं बात कर रहा हूं रेवेन्यू डेफिसिट की। किसकी? रेवेन्यू डेफिसिट की। तो आप बता सकते हैं रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में? बजट डेफिसिट अलग है और रेवेन्यू डेफिसिट अलग है। देखिए, संदीप ने आंसर जो दिया है वो भी सही है, लेकिन यहां पर बात करें ना, तो इस फॉर्मूले से आपका ये पता चल रहा है कि रेवेन्यू इनकम ज्यादा है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम है, जो कि आपने बुक में से देखकर लिख दिया। एक्चुअल में फॉर्मूला होता तो फिर ये कैसे बनता? यहां पर तो ये डेफिसिट नहीं आ रहा, ये आ रहा रेवेन्यू सरप्लस। इस फॉर्मूले से अगर करते तो क्या पता चलता रेवेन्यू सरप्लस के बारे में? केवल यहाँ पे कैपिटल को छोड़ दिया हमने। किसको छोड़ दिया? कैपिटल को छोड़ दिया है। कैपिटल रिसिप्ट भी छोड़ दिया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी छोड़ दिया है। दोनों ही केवल रेवेन्यू रेवेन्यू लिए हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू रिसिप्ट। तो आप देख सकते हो, देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीट। और अगर मैं इसका क्या लिखूं, फॉर्मूला लिखूं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। ये फॉर्मूला बनेगा इसका। आगे बात समझ में? तो ध्यान रखने वाली ये बात है बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसिप्ट। और फॉर्मूला अगर आपको पूछूं डेफिसिट का, रेवेन्यू डेफिसिट का, तो आप क्या बोलोगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू रिसीट। और रेवेन्यू सरप्लस के बारे में पूछूं, डेफिसिट नहीं, रेवेन्यू सरप्लस के बारे में पूछूं, तो फिर आप क्या बताओगे? रेवेन्यू इनकम माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर व्हेन इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर। व्हेन रेवेन्यू इनकम इज मोर देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तब वो क्या कहलाएगा? रेवेन्यू सरप्लस। नहीं आया? देखिए, पहले हमने पहले हमने बात करी थी बजट डेफिसिट की। बजट डेफिसिट तो टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है और टोटल इनकम कम है, उसी को ही तो बोलते हैं बजट डेफिसिट। जब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और इनकम कम हो तो क्या है वो? बजट डेफिसिट है ना।
ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि बजट जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। टोटल एक्सपेंडिचर दो पार्ट में डिवाइडेड है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो कि देखिए ये रहा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। और टोटल इनकम भी दो पार्ट में डिवाइड है, रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम। रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम। तो इन दोनों का टोटल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का टोटल ज्यादा है किससे? रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट से। तब वो क्या कहलाएगा? बजट डेफिसिट। क्या कहलाएगा? बजट डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब लॉस। मतलब लॉस कब लगता है? आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और इनकम कम हो, तभी वो लॉस लगेगा। अब हम बात कर रहे हैं बजट डेफिसिट की, बात नहीं कर रहे। अब हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में। किसके बारे में? रेवेन्यू के बारे में। तो आप देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। इधर दो चीजें हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर और ये कैपिटल रिसिप्ट, आप इनको क्या कर दीजिए? छोड़ दीजिए। इनको आप क्या कर दीजिए? छोड़ दीजिए। बचे क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यदि ज्यादा होंगे रेवेन्यू रिसिप्ट से, तो वो क्या कहलाएगा? आपका रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट। तो यहां पर आप देख सकते हो जो मैंने बनाया है यहाँ पे, रेवेन्यू, केवल रेवेन्यू लिया है, केवल रेवेन्यू लिया है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल नहीं लिया यहाँ पे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है किसके? रेवेन्यू रिसिट के। तो वो क्या कहलाएगा? आपका रेवेन्यू डेफिसिट। बताइए बेटा यशराज, समझ में आया? वेरी गुड। अब हम बात करते हैं आगे। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं रेवेन्यू डेफिसिट की जगह मैं आपसे पूछूं रेवेन्यू सरप्लस का फॉर्मूला बताइए, या रेवेन्यू सरप्लस को बताइए क्या होता है, तो आप बता सकते हो क्या? रेवेन्यू सरप्लस। यशराज बिल्कुल सही लिखा है आपने। रेवेन्यू इनकम माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इसको ऐसे भी बोल सकते हो आप, रेवेन्यू इनकम इज ग्रेटर देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो ये वाला साइन लगाकर, ठीक है ना? लेस देन और ग्रेटर देन वाला साइन लगाकर भी आप इसको लिख सकते हो। चलिए, तो ये तो हुआ आपका रेवेन्यू डेफिसिट। अब हम बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट के बारे में। देखिए रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में अभी अभी आपने जो बात करी है, जिसमें रेवेन्यू रिसिट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनके आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए, तभी आप रेवेन्यू डेफिसिट एग्जैक्ट निकाल सकते हो।
रेवेन्यू डेफिसिट क्या क्या होते हैं, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या क्या होते हैं? प्रॉफिट मतलब सरप्लस। सही है, बिल्कुल। तो अगर मैं बोलूं, अगर आपने अभी अभी जो बात करी है रेवेन्यू डेफिसिट की, अगर आपको यही पता नहीं है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या क्या होंगे और रेवेन्यू इनकम क्या क्या होंगे, तो क्या फिर आप रेवेन्यू डेफिसिट पता लगा सकते हो क्या? फॉर्मूला तो पढ़ लिया, चलो कोई नहीं, लेकिन एग्जाम्पल आ गया और आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल दे दिए, अब आप उनके अंदर पता ही नहीं कर पा रहे हो कि ये रेवेन्यू है, नेचर का है, एक्सपेंडिचर या कैपिटल नेचर का है। तो बताइए, क्या आपके लिए इजी होगा क्या रेवेन्यू डेफिसिट का पता लगाना? बिल्कुल। तो आपको ये पता होना चाहिए, पहली बात तो ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो रिसिप्ट रिसिप्ट के अंदर अगर हम बात करें तो क्या क्या चीजें आती है, जैसे कि जो भी टैक्स से रिलेटेड जो इनकम है वो, और नॉन टैक्स से रिलेटेड है वो, जैसे कि फीस, फाइन, ठीक है ना, पेनल्टीज, ये सारी टैक्स से रिलेटेड क्या हो गई, इनकम टैक्स, ये सारी चीजें, वेल्थ टैक्स, जीएसटी, ये सब चीजें। और एक्सपेंडिचर के अंदर भी यही है, ठीक है ना। दोनों ही एक्सपेंडिचर ले लोगे, एक तो प्लान और एक नॉन प्लान। जो पहले से ही आपके एक्सपेंडिचर प्लान किए हुए जिसके ऊपर आप कर रहे हो खर्चा, वो हो गए प्लान। और जिस जो नॉन प्लान है, जैसे कि जिसके लिए कोई प्लानिंग नहीं करी है, इमरजेंसी जिसको अपन बोल सकते हैं, तो वो क्या हो गया आपका नॉन प्लान। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं किसके ऊपर, फिस्कल डेफिसिट पर। किस पे आते हैं, फिस्कल डेफिसिट। देखो, टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू का क्या मतलब है, जिसके अंदर आपका कम गवर्नमेंट का रेगुलर इनकम जो होती है वो, और इरेगुलर इनकम वो दोनों ही यदि आप ऐड कर दो तो वो क्या कहलाएगी, टोटल रेवेन्यू। अब रेगुलर मतलब क्या होती है, टोटल रेवेन्यू को कैसे कर सकते हो, रेवेन्यू रिसिप्ट, और एक होगी कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट में देखो, रेवेन्यू रिसिप्ट होगी और कैपिटल रिसिप्ट, ये दोनों मिलाकर क्या कहलाती है, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू। तो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला आप सभी बच्चे, वैसे तो बुक में दिया हुआ भी है, लेकिन आप सभी लोग लिख भी लीजिए। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। और ब्रैकेट में आपको लिखना है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, और माइनस में लिख रखा है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। अब देखिए, आप सभी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तो फॉर्मूला वही है जो अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था बजट डेफिसिट का। देखो, बजट डेफिसिट का फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला दोनों आपको कुछ हद तक सिमिलर से नजर आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। बजट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट की बात नहीं कर रहा मैं बजट की बात कर रहा हूं, बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट में मैंने क्या बताया था, टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू। तो वो कुछ हद तक आपको सिमिलर से दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पिछले वाला जो आपने बजट डेफिसिट पढ़ा था ना, उसकी अगर हम बात करें तो उसमें आपने जो रिसिप्ट ली थी ना,
वो टोटल रिसिप्ट ले ली थी, सारी सारी रिसिप्ट। अब वो चाहे वो रेवेन्यू रिसीट हो या चाहे कैपिटल रिसीट हो, जितनी भी रिसीट थी ना वो सारी रिसिप्ट आपने ले ली थी। जबकि फिस्कल डेफिसिट को निकालते समय टोटल एक्सपेंडिचर तो वैसा का वैसा ही रहेगा जो बजट डेफिसिट में। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू का और कैपिटल दोनों का एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे टोटल रेवेन्यू, लेकिन केवल और केवल बोरोइंग्स। बोरोइंग्स मतलब आपने कोई भी लोन लिया है ना, आपने यदि कोई लोन लिया है तो वो लोन का पैसा हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मतलब लोन का पैसा ये नहीं मानेंगे कि वो हमारी रेवेन्यू है। आपको पता है लोन आपने लिया है, वो आपकी गवर्नमेंट की इनकम थोड़ी हो सकती है, वो तो कभी ना कभी आपको लौटानी पड़ेगी। तो फिर उसको आप यदि रेवेन्यू मान लोगे तो ये तो गलत है। रेवेन्यू का मतलब रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब केवल और केवल वो आपकी है। ऐसे हालांकि लोन लिया वो भी क्या है, रिसिप्ट ही है। आपने लोन लिया लेकिन लोन का पैसा आपको रीपेमेंट करना पड़ता है दोबारा। इस वजह से हम क्या करेंगे, लोन के पैसे को एक्सक्लूड कर देंगे, बाकी जो रिसिप्ट बचेगी ना वो हम रिसिप्ट मानेंगे और टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस कर देंगे। तो यदि फिर भी टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा रहा और टोटल इनकम क्या रही, कम रही, तो वो क्या कहलाएगा आपका, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट, बोलिए समझ में आया क्या? बोलिए समझ में आया क्या? चलिए अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल डेफिसिट के बारे में। फाइनेंशियल डेफिसिट, फाइनेंशियल डेफिसिट। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फाइनेंशियल डेफिसिट के बारे में बात करते हैं। देखो, it depicts the real situation of the government funds. It adds net borrowings of government to budgetary deficit। मतलब जो भी आपने बजटरी डेफिसिट निकाला ना, बजट डेफिसिट, उसमें गवर्नमेंट की नेट बोरोइंग्स को भी आप ऐड कर दो तो वो क्या कहलाएगा, फाइनेंशियल डेफिसिट। नेट बोरोइंग्स के अंदर आप क्या कर दो, बजटरी डेफिसिट को, बजट डेफिसिट को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो वो क्या कहलाएगा आपका, फाइनेंशियल डेफिसिट। देखिए दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो भी बोरोइंग्स हुई है, ठीक है ना, गवर्नमेंट की, उस बोरोइंग्स के अंदर, मतलब सॉरी, जो भी आपका बजट डेफिसिट आया है गवर्नमेंट का, ठीक है, उसके अंदर गवर्नमेंट की जो भी बोरोइंग्स है उसको आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो वो क्या कहलाएगा आपका, फाइनेंशियल डेफिसिट। तो दो चीजों को ऐड करना है, जो डेफिसिट हुआ है बजट डेफिसिट, वो तो उसमें हमको क्या ऐड करना है, मात्र गवर्नमेंट की बोरोइंग्स। बजट डेफिसिट में गवर्नमेंट की बोरोइंग्स को ऐड करना है और क्या आ जाएगा, फाइनेंशियल डेफिसिट। ठीक है, और एक लास्ट फॉर्मूला और बचा हुआ है, वो क्या है, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट, देखिए प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब जो भी आपने ऊपर देखो फिस्कल डेफिसिट निकाला था, ऊपर देखिए फिस्कल डेफिसिट निकाला था, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू
बोरोइंग्स को छोड़कर, तो वो क्या था? फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट से प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकालेंगे? फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट का पेमेंट माइनस कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा? प्राइमरी डेफिसिट। बोलिए, समझ में आया क्या? और ये लास्ट पैराग्राफ बचा हुआ है, छोटा सा। रिसेंट ट्रेंड इन यूनियन बजट ऑफ इंडिया। अभी का क्या रिसेंट ट्रेंड चल रहा है, इसको आप पढ़ोगे खुद। कल मैं इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। पूरा चैप्टर अभी फिनिश हो गया है। कल इस पैराग्राफ को मैं पूछूंगा आपसे, मतलब नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसके अंदर ये पैराग्राफ आपको पढ़ना है। ओके। और जल्दी से जल्दी आप अपना वर्क भी कंप्लीट करिए बेटा, ठीक है? वर्क को कंप्लीट करिए सभी बच्चे, ध्यान दीजिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, वर्क सभी बच्चे कंप्लीट करके रखिए, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि आपकी कॉपीज चेक की जाएंगी। तो कल को मैं ये नहीं सुनूंगा कि सर आपने तो हमको वर्क के लिए कहा ही नहीं। वहां पे आओगे तो आपको सभी को वर्क दिखाना होगा। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको वर्क को कंप्लीट करना है सभी को। ओके। और वहां की बात नहीं है, मेरे को यहाँ पे सेंड करिए, वर्क सेंड करिए, करके दिखाइए फटाफट से। कल मैं इस चैप्टर के नोट्स भी चेक करूंगा, तो जो जो भी पूरा आज कंप्लीट हो जाना चाहिए। और इवनिंग तक मुझे सारे बच्चे मेरे पास में वर्क सेंड करेंगे व्हाट्सएप पे। ओके। चलिए ठीक है, बाय।